In this question, the field potential in a certain region of space depends only on the x coordinate as v is equal to minus ax cube plus b, where a and b are constants. Find the distribution of space charge rho as a function of x. तो इसमें पोटेंशियल हमें यहाँ पे गिवन है. पोटेंशियल से सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज़ इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ v होता है, या फिर माइनस इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज़ डेल ऑपरेटर, और ये जो डेल ऑपरेटर या ग्रेडियंट होता है इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है. इट इज़ डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप. तो अगर मैं यहाँ पे ई को लिखूँ तो ई यहाँ पे हो जाएगा, माइनस कॉमन चलता रहेगा, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, डेल वी बाई डेल जेड के कैप. v क्योंकि सिर्फ यहाँ पर x का ही फंक्शन है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशंस हैं, तो v सिर्फ यहाँ पे x का ही फंक्शन है, तो बाकी इनका कोई मतलब यहाँ पर नहीं रहेगा, तो ये सिंपली जीरो हो जाएंगे. और इनके जीरो हो जाने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ आई कैप आएगा, यानी कि सिर्फ x कंपोनेंट ही आएगा यहाँ पर. तो v को x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दें फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो माइनस और ये माइनस जो है प्लस हो जाएंगे, और ये बन जाएगा यहाँ पे 3ax² आई कैप. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड 3ax² आई कैप यहाँ पर हो जाएगा. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का x के साथ में वेरिएशन है, और ये इसके जो डायरेक्शन है वो भी x एक्सिस के अलॉन्ग है, और हमें ये कैलकुलेट करना है कि स्पेस चार्ज का फंक्शन यहाँ पर क्या है. तो मैं गॉस लॉ का यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, और गॉस लॉ का यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर एक क्लोज्ड सरफेस बनानी होगी. तो सपोज़ जो क्लोज सरफेस है वो एक मैं सिलेंडर ले रहा हूँ, और सिलेंडर में अलॉन्ग x एक्सिस ले रहा हूँ. तो एक छोटा सा सिलेंडर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ. डायग्राम की क्लैरिटी के लिए इसको जस्ट बड़ा करके यहाँ पर दिखाया जा रहा है. तो सपोज़ मैं यहाँ पर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक इस तरीके का सिलेंडर कंसिडर कर रहा हूँ. इसका ये जो एंड है सपोज़ एक्स इज इक्वल टू एक्स पर है, और सपोज़ ये जो एंड है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स पे. तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस सिलेंडर, सपोज़ इसका ये जो एरिया है, दिस एरिया इज इक्वल टू ए, क्रॉस सेक्शन एरिया. और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरीके की है, यहाँ पर अलॉन्ग एक्स एक्सिस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस हैं, तो फ्लक्स यहाँ से एंटर कर रहा है इस फेस से, और इस फेस से फ्लक्स बाहर निकल रहा है यहाँ पे. तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ कि वो ई के इक्वल है, और एक्स में थोड़ा सा चेंज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस डी हो गया सपोज. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको आप ई प्लस डी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि लाइन्स एंटर कर रही है यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ई से रिप्रेजेंट कर सकते हो. और जो क्लोज सरफेस होती है उसके लिए हम बोलते हैं कि आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर लिया जाता है, तो ये फ्लक्स पॉजिटिव होगा, और ये जो एंटरिंग फ्लक्स है, एंटर करने वाला फ्लक्स है, फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर मैं फ्लक्स यहाँ पे लिखूँ इसमें कि फ्लक्स कितना है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई प्लस डी ई मल्टीप्लाइड बाई दिस एरिया ए. ये पॉजिटिव फ्लक्स है, और नेट फ्लक्स के लिए साइन वाई जेड कर लेंगे तो पॉजिटिव, और एक तरीके से ये नेगेटिव फ्लक्स. तो ये हो जाएगा आपका ई इंटू ए, ये ई इंटू ए कैंसिल होगा, और ये हो जाएगा डी इंटू ए. तो गॉस लॉ से ये जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा. तो दिस फ्लक्स इज क्यू इन या क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो डी ई इंटू ए दिस इज इक्वल टू क्यू इन. तो क्यू इन के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो रो है. तो रो सिर्फ यहाँ पर एक्स का फंक्शन है, तो मैंने क्योंकि एक्स से लेकर के एक्स प्लस डी एक्स, ये डी एक्स लेंथ का सिलेंडर यहाँ पे लिया हुआ है, तो डी एक्स लेंथ में रो में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा. तो इस लेंथ के अंदर रो को एक कांस्टेंट ट्रीट किया जा सकता है. एक तरीके से रो कहाँ का यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक्स इज इक्वल टू एक्स वाला है. तो ये रो एक्स इज इक्वल टू एक्स वाला, और रो को मल्टीप्लाई कर दिया जाए. रो यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम के साथ में, तो वॉल्यूम हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो रो की जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो 3ax² है. तो एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी एक्स जो होगा वो 6ax हो जाएगा. तो जो हमारा आंसर हो गया फाइनली यहाँ पे रो के लिए 6 एप्सिलॉन नॉट a इंटू एक्स. तो x का लीनियर फंक्शन यहाँ पर आ रहा है इसमें, ये रो. इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी है, लेकिन वो स्लाइटली बियॉन्ड जे हो जाता है, लेकिन चाहें तो उसको याद रख सकते हैं. गॉस लॉ का एक डिफरेंट फॉर्मेट भी है. तो गॉस लॉ का एक फॉर्मेट तो ये है कि ई डॉट डी ए जो फ्लक्स होता है दिस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट. और गॉस लॉ का एक दूसरा इस तरीके का स्टेटमेंट है
तो गॉस लॉ का एक दूसरा फॉर्म कह सकते हैं गॉस लॉ इन अदर फॉर्म, और ये जो फॉर्म होता है उसमें ये डेल ऑपरेटर का डॉट हो जाता है ई के साथ में, डेल डॉट ई, दिस इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो रो है यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो डेल का मतलब वही है जो यहाँ पर ऊपर इसमें डेल ऑपरेटर है, डेल बाई डेल एक्स आई कैप और ये सब। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर यहाँ पे कंपोनेंट्स कर लूँ और ये सारी चीज़ें कर लूँ इसमें, तो इनका अगर मैं डॉट लूँ तो फिर ये हो जाता है डेल ई एक्स बाई डेल एक्स, डेल ई वाई बाई डेल जेड, सो डेल वाई, डेल ई जेड बाई डेल जेड, दिस इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑब्वियसली कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ यहाँ पर एक्स से कंपोनेंट है, जो ई एक्स है, ई एक्स सिंपली यहाँ पे 3x² है, बाकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो ये टर्म्स ऑब्वियसली जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो रो है वो सिंपली एप्सिलॉन नॉट डेल ई एक्स बाई डेल एक्स हो जाएगा। डेल भी लगाने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही कंपोनेंट है, एक से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं तब डेल का कुछ मीनिंग निकल करके आता है, अदरवाइज़ यहाँ पे आप डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हो इसको सिंपली। तो एप्सिलॉन नॉट अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 6ax, तो उससे भी हमें यहाँ पर वही सेम आंसर मिल रहा है इसमें 6a एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। In this question, the field potential inside a charged ball depends only on the distance from its center as v is equal to a r square plus b, where a and b are constants. Find the space charge distribution rho as a function of r inside the ball. तो यहाँ पर अब के बार जो v है वो एक रेडियल वेक्टर के फॉर्म में, यहाँ पे रेडियल डिस्टेंस के फॉर्म में दिया हुआ है a r स्क्वायर प्लस b। तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा यहाँ पे वो हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर, और डेल वी बाई डेल आर अगर यहाँ पे करते हैं तो इट विल गिव -2ar। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में -2ar इसके बराबर है यहाँ पर, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहाँ पे रेडियल होंगी, तो जो यहाँ पर सिमेट्रिकल सरफेस होगी गॉसियन सरफेस के लिए वो यहाँ पर होगी स्फेरिकल। तो स्फेरिकल सिमेट्री है यहाँ पर, तो अगर मैं गॉस लॉ से इसको करूँगा तो गॉस लॉ से करने में हमें यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस एज ए गॉसियन सरफेस बनानी होगी। तो मैं स्फेरिकल सरफेस यहाँ पर ले रहा हूँ, सपोज एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके का यहाँ पर रेडियल तरीके का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल, ये आर रेडियस का यहाँ पर एक स्फेयर लिया गया है इसमें। अब ये आर रेडियस का क्योंकि स्फेयर है तो इस स्फेयर के हर एक पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पर सेम है। डायरेक्शन आप चाहो तो माइनस आए तो माइनस इनवर्ड दिखा सकते हो, आउटवर्ड दिखा सकते हो, जस्ट इंडिकेटिवली मैं यहाँ पर डायरेक्शंस दिखा रहा हूँ इसमें। तो रेडियल रिप्रेजेंट करना ये हमारी पहली प्रायोरिटी है कि रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर। तो अगर मैं फ्लक्स यहाँ पे लिखूंगा तो फ्लक्स यहाँ पे हो जाएगा ई डॉट डी ए। तो फ्लक्स इज ई डॉट डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डी ए वेक्टर होगा हर एक पॉइंट पे, क्योंकि डी ए वेक्टर भी रेडियल होता है इनके लिए, अगर स्फेरिकल सरफेस इस तरह के रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो ई और डी ए क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है तो सिंपली यहाँ पर ये ई डी ए बन जाएगा, और ई क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज हर जगह इक्वल है तो डी ए, और डी ए का जो इंटीग्रेशन है वो पूरे सरफेस पे अगर हम करें तो ई इंटू ये 4πr² हो जाएगा। तो सिंपली जो फ्लक्स यहाँ पर बनेगा वो फ्लक्स से ई इंटू 4πr² हो जाएगा, और इसको आपको इक्वेट करना है क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट से। जब क्यू इन का एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखोगे तो क्यू इन के एक्सप्रेशन में फिर यहाँ पर रो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो रो को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें ये एक्सप्रेशन आगे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेकिन रो यहाँ पर आर का फंक्शन हो सकता है, तो रो अगर आर का फंक्शन है यहाँ पे तो फिर मैं डायरेक्टली क्यू इन नहीं लिख पाऊंगा, क्यू इन रो इंटू 4/3πr नहीं लिख पाऊंगा। रो इंटू 4/3πr तभी लिख पाएंगे जब हर एक आर पे यहाँ पर सेम डेंसिटी हो। तो रो यहाँ पर आर के साथ वेरी कर सकता है, तो उस केस में हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन से यहाँ पे ये क्यू इन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं क्यू इन कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन करूँ तो उसके लिए मैं एक एलिमेंट यहाँ पे ले रहा हूँ। तो सपोज़ ये एलिमेंट जो है वो स्फेरिकल शेल के फॉर्म में है, जिसकी जो रेडियस है वो रेडियस है आर, और जो इसकी थिकनेस है सपोज़ वो थिकनेस यहाँ पे हो जाएगी डी आर। तो डी आर थिकनेस और आर रेडियस का एक स्फेरिकल शेल यहाँ पर लिया गया है। इसके अंदर कितना चार्ज है अगर मैं ये लिखूँ तो ये चार्ज हो जाएगा रो इंटू इसका वॉल्यूम 4πr² डी आर। इस छोटे से वॉल्यूम के अंदर आप रो को कांस्टेंट मान सकते हो और फिर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको, और अगर मेरे को टोटल निकालना है 0 से लेकर के r तक, ये तो ये हो गया क्यू इन। तो इस क्यू इन को मैं यहाँ पहुँचा देता हूँ, तो इट विल बी 1/ε0 इंटीग्रेशन ऑफ रो 4πr² डी आर। अब इन दोनों टर्म्स को एक साथ यहाँ पे लिख लेते हैं, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो इन दोनों टर्म को अगर मैं इक्वेट कर लूँ यहाँ पे तो e इंटू 4π
आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1/ε0 रो 4πr²dr। अब रो की कैलकुलेशन जो है वो तब हो पाएगी जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन साइंस इसको फ्री कर पाओ, क्योंकि आप इसको इंटीग्रेट तो कर नहीं पाओगे, रो का फंक्शन आपको पता नहीं है यहाँ पर इसमें, तो इंटीग्रेशन फ्री कराना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ऐसे इधर का 4π इधर का 4π इंटीग्रेशन के साइंस से तो बाहर आ ही सकता है और कैंसिल भी हो सकता है यहाँ पे। तो रो को यहाँ से फ्री कराने के लिए मैं अब दोनों साइड में डिफरेंशिएशन का यूज़ कर रहा हूँ। मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू आर। जैसे मान लीजिए कि अगर एक फंक्शन यहाँ पर है x² dx, अगर आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन करके क्या आएगा x³/3 प्लस सम कांस्टेंट। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, x² मिल जाएगा सिंपली यहाँ पर। तो अगर आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, एक तरीके से आप इस इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो इस इंटीग्रेशन को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो अल्टीमेटली आपको ये x² ही मिलेगा। तो जब मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर डालते हैं इसको, तो यहाँ पे e इंटू आर स्क्वायर है, इसका ध्यान देना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा इसमें। तो e इंटू आर स्क्वायर प्रोडक्ट रूल लगाया, तो पहले अगर मैंने e को डिफरेंशिएट कर लिया, e को डिफरेंशिएट कर लिया तो d/dr और आर स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा। फिर उसके बाद में आप e को एज इट इज़ छोड़ दो और आर स्क्वायर को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 2r। ये मैंने LHS का डिफरेंशिएशन कर दिया। RHS का डिफरेंशिएशन तो 1/ε0, और जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा कि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो या फिर जो इंटीग्रेट होकर के आता है उसका डिफरेंशिएशन करते हो, तो यहाँ पे जो फंक्शन लिखा होता है वही फंक्शन हमको इंटीग्रेट करके मिल जाएगा। तो dr के पहले जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो सारा मिल जाएगा हमको इसके अंदर। तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो वी विल गेट रो आर स्क्वायर। अब एक तरीके से रो को हमने फ्री करा लिया और रो की अब कैलकुलेशन की जा सकती है। तो रो को फ्री करा लिया है तो रो की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, तो एप्सिलॉन को उधर ले जाते हैं, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक टर्म बन जाएगा d/dr। और जो दूसरा टर्म है ये आर स्क्वायर को जब इसके नीचे लेकर के जाएंगे तो एक आर नीचे बचेगा, तो 2e/r। तो चाहे तो आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं फॉर यहाँ पर रेडियल कोऑर्डिनेट्स, अगर रेडियल या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट भी आप इसको बोल सकते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट अगर सिर्फ आर के टर्म्स में यहाँ पर अगर दिया हो, आर पे डिपेंडेंसी अगर दी गई हो, तो एक तरीके से दिस इज़ द फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। जो आप गॉस लॉ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो अल्टीमेटली वो गॉस लॉ यहाँ पे जाके रुक रहा है, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ, एक तरीके का यहाँ पे रिड्यूस्ड फॉर्म हो गया, हमने उस ये जो एक्सप्रेशन था उसको इसमें रिड्यूस कर लिया, अ फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। इफ़ e इज़ अ फंक्शन ऑफ r, रो इज़ अ फंक्शन ऑफ r। ठीक है, डायरेक्टली याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं या फिर इस तरीके से फिर लाना पड़ेगा इसको। अब इसके बाद में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, आपके पास में e एज अ फंक्शन ऑफ r है यहाँ पर, तो e एज अ फंक्शन ऑफ r है यहाँ पर इसमें, तो उसको डायरेक्टली आप पुट कर लेंगे इसके अंदर। तो रो इज इक्वल टू ε0 d/dr कितना आएगा, तो d/dr e इज इक्वल टू -2ar है, तो d/dr हो जाएगा माइनस ऑफ 2/r और e कितना था -2ar, तो ये r और r कैंसिल हो जाएगा, तो -4a यहाँ से आएगा, -2a यहाँ से, तो -6a, -6 से ε0 आ रहा है आंसर। तो जो रो का आंसर आ रहा है उसमें अल्टीमेटली यहाँ पर r यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब रो जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है। और एक यहाँ पर दूसरा मेथड भी हम यहाँ पे आसानी से इसमें लगा सकते हैं, और अगर हमें ध्यान रह जाता है तो वो हमें बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा, यानी कि फटाफट हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, माइनस आना बस ये इंडिकेट कर रहा है कि आर के अपोजिट है, और आर के अपोजिट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो ये है, रेडियली इनवर्ट्स है। रेडियल इनवर्ट्स किस केस में होगा, जब डेंसिटी नेगेटिव हो, और फाइनली हमारा कैलकुलेशन के बाद भी वो जो डेंसिटी आता है वो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, जो कि इस चीज़ को प्रूफ कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली इनवर्ट्स यहाँ पर आएगा इसमें। ठीक है, रेडियल इनवर्ट्स या आउटवर्ड्स है वो दूसरी बात है, लेकिन ई जो है वो यहीं पर हमें समझ जाना चाहिए था कि एक स्फेयर है, और स्फेयर के अंदर वाले पॉइंट की बात हो रही है सिर्फ यहाँ पर, अभी अंदर वाले पॉइंट्स पे हम देख रहे हैं इसमें, तो ई इज़ प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है यहाँ पे। अगर हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट किसी स्फेयर जिसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको पता हो, तो किसी स्फेयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका E इज इक्वल टू रो r बाई 3 एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर, अगर वॉल्यूम डेंसिटी हो उसके अंदर, नॉन कंडक्टिंग होता वॉल्यूम डेंसिटी होती है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से आपको -2ar के बराबर दिया गया।
तो यहीं पर आप डायरेक्टली ये आंसर ला सकते थे -6a एप्सिलॉन नॉट। तो कई बार अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहते हैं, थोड़ा केयरफुल रहते हैं, तो केयरफुल रहने से ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से की जा सकती हैं। रो इज़ इक्वल टू -6 एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन को जो यहाँ पे डेल डॉट ई वाला फॉर्मूला था रो बाई एप्सिलॉन नॉट, जिससे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन भी किया था, इससे भी कर सकते हैं। ये जो क्वांटिटी होता है इसका एक स्पेशल नाम भी होता है जो कि इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जनरली आ जाता है। इट इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंस। अगर डेल ई लिखा होता है या डेल या उसके साथ कोई वेक्टर लिखा होता है, जनरली यहाँ पे वी पोटेंशियल होता है, तो इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। और अगर डेल डॉट ई होता है तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। अगर डेल क्रॉस ई होता है तो उस केस में उसको बोलते हैं कर्व। तो इनमें हमें नाम में कुछ ज़्यादा भी जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज डेल डॉट ई जिसको डाइवर्जेंस हम बोल रहे हैं, एंड दिस इज रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भी जो होता है वो आपका एक तरीके से ये जो गॉस लॉ होता है उसी का एक फॉर्म है यहाँ पे। लेकिन अब के बार दिक्कत यहाँ पर यह है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में है। मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आप चाहो तो इसको गूगल करके नेट पे आप पढ़ सकते हो डिटेल में। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो तो एक्स वाई जेड, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर इस तरीके का कोई, अगर ये एक्स वाई प्लेन और यहाँ पर ये जेड एक्सिस है, और इन जनरल कोई पॉइंट भी अगर यहाँ पर है, तो ऑरिजिन से इसके डिस्टेंस को बोला जाता है आर। जेड एक्सिस से ये जो एंगल है, इस एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से, और इस पॉइंट पी का जो प्रोजेक्शन यहाँ पर इस एक्स वाई प्लेन के अंदर है, और वाई के साथ ये जो एंगल बन रहा है इसको बोला जाता है फाई। तो जैसे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है एक्स वाई जेड, उसी तरीके से अगर मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पे चला जाऊँगा तो 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आर थीटा एंड फाई। तो आर थीटा फाई से इस पार्टिकल के लोकेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और अगर मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में डाइवर्जेंस अगर लिखूँगा तो डाइवर्जेंस इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, इससे पहले जो हमने लिखा था वो वहाँ पर ये एक तरीके से डेल ई एक्स बाई डेल एक्स आ गया था, डेल ई वाई बाई डेल वाई आ गया था जब हमने डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया था। लेकिन यहाँ पर ये कुछ इतना आता है। तो अगेन मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि ऐसा क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। जो इंटरेस्टेड हैं वो इसको अलग से पढ़ सकते हैं। 1/r², इट इज़ डेल बाई डेल आर, r² ई आर। ई आर यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है आर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, जैसे ई एक्स होता है उस तरीके से। 1/r साइन थीटा, डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा ई थीटा। तो डेफिनेटली थोड़ा देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है यहाँ पर ये। फिर उसके बाद में 1/r साइन थीटा डेल ई फाई अपॉन डेल फाई। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर डाइवर्जेंस और डेल डॉट ई। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ना तो हमारे पास में ई थीटा है ना ई फाई है, तो ये टर्म्स हमारे लिए चले जाएंगे, टर्म्स हमारे लिए जीरो हो जाएंगे। हमारे लिए सिर्फ इसी टर्म का मतलब रहेगा। तो 1/r² डेल बाई डेल आर r² ई आर, दिस इज़ रो बाई एप्सिलॉन नॉट। एक तरीके से हमारे लिए जो प्रॉब्लम है बस वो इतना ही है। तो इसमें अब यहाँ पर अब डेल भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाकी के 2 वेरिएबल्स या थीटा और फाई यहाँ पे है ही नहीं इसमें, तो सिर्फ अगर एक ही पे डिपेंड कर रहा है अगर यहाँ पर ये, तो उस केस में बस आप इसको डी बाई डी आर वगैरह भी लिख के काम चला सकते हो। तो मैं डेल को रिप्लेस कर देता हूँ डी बाई डी आर से। तो 1/r², इसको आप डिफ्रेंशिएट करो आर के रेस्पेक्ट में, तो आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो अगेन प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। तो r² डी बाई डी आर हो गया एक तो, और दूसरा टर्म यहाँ पर बन जाएगा जब r² को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2r, दिस इज ई, रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो रो की वैल्यू आएगी वो रो की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी रो इज इक्वल टू r² से r² कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट को अपने इधर भेज दिया है, तो डी बाई डी आर 2e बाय, और यहाँ पर ये 1/r हो जाएगा 2e बाई आर। आप देख सकते हो कि जो हमने गॉस लॉ से फाइनली कैलकुलेट करके जो फॉर्म हमने कैलकुलेट किया था वहाँ पे, जिस फॉर्म में हम लेकर के आए थे, ये अल्टीमेटली उसी फॉर्म में यहाँ पर आ चुका है। तो अगेन मैं यहाँ पर अगर ई को रखूँगा तो ई हमने कैलकुलेट कर लिया होगा, क्योंकि हमें पोटेंशियल का फंक्शन दिया गया तो उससे हम ई कैलकुलेट कर लेंगे जैसे हमने पिछले मेथड में कैलकुलेट किया, और उसको यहाँ पर रखेंगे तब भी हमारा आंसर बन जाएगा इसमें। इसी तरीके का अगर मैं एक प्रॉब्लम यहाँ पर अगर ले लूँ, ई इज इक्वल टू सपोज अगर हमें दिया गया KRQ R कैप, तो अगर मैंने डायरेक्टली यहाँ पर ई ले लिया, अगर वी दिया होगा तो वी को डिफ्रेंशिएट करके ई निकाल लेंगे। तो यहाँ पर भी ये सिंपली आपका आर पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर ये आर पे डिपेंड कर रहा है तो अगर आपको ये चीज़ याद है तो फाइनली आप इसका यूज़ करो, अदरवाइज़ फिर आपको ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा याद रखना पड़ सकता है, या फिर जिस तरीके से मैंने डराइव किया था गॉस लॉ का यूज़ करते हुए पिछले मेथड में,
उसका यूज़ करते हो आपको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो एटलीस्ट आपको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस तरीके के रेडियल जो वेरिएशन वाले क्वेश्चन हैं उनको आप कर पाओगे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करूँ यहाँ पे, तो रो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी आर। तो डी बाई डी आर यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा के तो चले गए सब में, तो 2r², सॉरी 3r², दिस इज़ डी बाई डी आर। और उसके बाद में के मैंने ऑलरेडी कॉमन ले रखा है, ई में जो के आने वाला है यहाँ पे 2/r, और ई कितना है KR3, तो ये KR² हो जाएगा। तो 3r², 2KR², सॉरी के ऑलरेडी हमने कॉमन ले रखा है, तो 3r² प्लस 2r², ये 5r² हो जाएगा। तो इट विल बी 5 एप्सिलॉन नॉट KR²। एक तरीके से रो की वैल्यू यहाँ पर अगर ये फंक्शन दिया गया तो उसके लिए आ जाएगी।